तो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल भले हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार में वो अपनी शर्तों पर शामिल होंगे और उनके ऊपर किस तरह का दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का और तमाम जांच एजेंसियों का। संजय राउत को सुनते हैं। राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ा डर एकनाथ शिंदे को यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ भी सकती है। हालांकि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं सरकार में शामिल होने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे की ओर से अब तक इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार है या नहीं है। कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि वो तो बन रहे हैं, लेकिन उस समय भी एकनाथ शिंदे ने इस पर संशय बनाए रखा। तो अमलेंदु जी, ये जो लगातार वार्ता कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के घर जाकर, ऐसा क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है और इसके बीच में और क्या डेवलपमेंट है? एकनाथ शिंदे क्या केवल गृह मंत्रालय का दबाव बना रहे हैं या फिर कुछ और भी कारण है? देखिए, एक तो चीज़ साफ है कि एकनाथ शिंदे ऊपरी मन से तैयार हुए हैं इस सरकार को समर्थन देने पर जी। और ऊपरी मन से इसलिए तैयार हुए कि मजबूरी है कि उनके बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि बराबर में अजीत पवार बैठे हुए हैं। और कल जब ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ भी है, अजीत पवार ने सीधे सीधे कह भी दिया कि एकनाथ शिंदे चाहे कुछ करते रहे, मैं तो इस सरकार में शामिल हो रहा हूँ, कल शपथ ले रहा हूँ। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि अभी कल तक का समय है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं शपथ लूंगा कि नहीं लूंगा। इस पर अजीत पवार ने कहा कि ये इनका पता नहीं, लेकिन मैं शपथ लूंगा। उसके बाद फिर जो है एक तरीके से कटाक्ष किया एकनाथ शिंदे ने, फिर वो उसको हंसी मजाक में उड़ाया, लेकिन वो कटाक्ष बहुत ज़्यादा गहरा था अजीत पवार को लेकर। तो एकनाथ शिंदे के नेताओं के पहले भी बयान आ चुके हैं कि अजीत पवार की वजह से अब एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। तो ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को खतरा ये है कि वो तोड़ सकती है पार्टी को, और समीर जी ये बात तो आज संजय राउत कह रहे हैं, हम लोग जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उस दिन से इस बात को कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे 6 महीने के लिए जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो 6 महीने बाद बीजेपी इनकी पार्टी जरूर तोड़ेगी। जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो इनके साथ भी निश्चित तौर पर करेगी, और फिर वो अपने अकेले दम पे बनाएगी सरकार। फिर एकनाथ शिंदे की भी उप मुख्यमंत्री पद की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एकनाथ शिंदे भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो संजय राउत जो कह रहे हैं, वो संजय राउत के कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि एकनाथ शिंदे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या कारगुजारियाँ रहती हैं, और वो किसी को माफ़ नहीं करती है, और अपने जो होते हैं उनको तो बिल्कुल माफ़ नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से पुलिस करती है कि जब कोई नहीं मिलता है तो अपने मुखबिर को ही जेल भेज देती है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत सारी वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि जब कुछ नहीं होता है तो अपने लोगों को तोड़फोड़ करती है। हालांकि अब तक उसने जो किया है वो अपने ही जो उसके सहयोगी सब रहे हैं सबके साथ में उसने यही बर्ताव किया है, शिवसेना से लेकर जेडीयू तक। जी बिल्कुल, यही बात संजय राउत कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे को निश्चित तौर पर इस बात का भय है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये कल ये बाइट है जब तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब तक वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक वहां के। अब आज जब नई सरकार बनेगी तब ये सीट बदल जाएगी, बीच में देवेंद्र फडणवीस होंगे और शायद अगल बगल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो। लेकिन अजीत पवार ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वो साइड में बैठने को तैयार हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अभी भी स्पष्ट नहीं किया है। क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या किस तरह की बात हुई, यानी सार्वजनिक रूप से भी एकनाथ शिंदे ये अभी संशय बनाए हुए हैं कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। एक बार इसको सुनते हैं किस तरह से पत्रकारों के सवाल के जवाब में अपनी स्थिति के बारे में एकनाथ शिंदे ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी जब ये कह रहे हैं, अजीत पवार ने कहा कि उनका तो नहीं लेकिन मैं ले रहा हूं, और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं शाम को हम स्पष्ट कर देंगे। शाम को अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, अब कुछ घंटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह है। इस बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के घर जाकर मुलाकात की है, लेकिन इसमें बहुत ही एक दिलचस्प बात कही एकनाथ शिंदे ने कि दादा यानी अजित पवार को तो इस बात का इसका अनुभव है, उप मुख्यमंत्री का अनुभव है, सुबह बनने का, भोर ब्रह्म मुहूर्त में भी वो शपथ ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया है। ये बहुत जबरदस्त तंज किया है एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के ऊपर। बिल्कुल बहुत जबरदस्त तंज था ये, और उसको हंसी में एक तरीके से अजीत पवार ने उड़ाने की कोशिश की, फिर सब उस पर ठाका लगाने लगे। लेकिन ये बहुत तगड़ा जो था वो वार एक तरीके से कहा जाए वो अजीत पवार पर था, एकनाथ शिंदे का। और जो बात अब तक तमाम लोग कहते रहे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी कहते रहे कि अजीत पवार जो है
है इस गेम में बहुत बड़ी दूर की कौड़ी हैं और एकनाथ शिंदे की जो बार्गेनिंग पावर कम हुई है और एकनाथ शिंदे जो मजबूर नजर आ रहे हैं वो इस समय अजीत पवार की वजह से नजर आ रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर नाराज होकर घर चले भी जाएंगे तो अजीत पवार तैयार बैठेंगे, जाओ तुम घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो बन रही है वैसे ही। तो इसलिए जो है एकनाथ शिंदे ने ये कटाक्ष जो किया है वो दिल के अरमा जो है वो आंसू में निकलते हुए दिल के अरमा जो है वो इस कटाक्ष में एकनाथ शिंदे के निकले हैं। तो ये इस बात को लेकर अब तक संशय बना हुआ है और बड़ी बात जो संजय राउत कह रहे हैं कि 15 दिन लगभग 2 हफ्ते बीतने के बाद सरकार तो बन रही है, लेकिन ये सरकार कैसे चलेगी इसको ये अगले दिन से ही दिखाई पड़ने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि महायुति गठबंधन के भीतर भारी बहुमत के बाद ये सरकार बन रही है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर करीब 12-13 दिन लग गए, लेकिन अब जाकर मुख्यमंत्री तय हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अभी भी तय नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन इतने ज्यादा अंतर विरोधों के बावजूद ये सरकार कैसे चलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 132 विधायक हैं, अजीत पवार का पूरी तरह से समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एकनाथ शिंदे का समर्थन मिल तो रहा है, लेकिन वो किस तरह से मिल रहा है, कितने मन से मिल रहा है, कितनी आशंकाओं के बीच वो समर्थन मिल रहा है, ये देखने वाली बात है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे के समर्थन की बहुत ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास लोकसभा में 7 सदस्य हैं और उनकी अहमियत इस समय में काफ़ी ज़्यादा है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार केंद्र में अल्पमत की सरकार चला रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जिस तरह से वो विपक्ष के तमाम सवालों से घिरी हुई है, जिस तरह से सहयोगी दलों के दबाव के बाद वो अपने तमाम फैसले वापस ले रही है, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे की ये भूमिका लोकसभा में जो है वो बहुत मायने रखती है। अमलेंदु जी, और मुझे लग रहा है कि बार बार जो देवेंद्र फडणवीस उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। बिल्कुल समीर जी, एकनाथ शिंदे की भूमिका जो है वो अब महाराष्ट्र से ज़्यादा लोकसभा में है जी, और अगर शिंदे गड़बड़ाएंगे तो नीतीश कुमार भी गड़बड़ा जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू भी गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि अगर शिंदे के साथ बीजेपी कोई खेल करती है तो इससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों सतर्क हो जाएंगे, तो इसलिए बीजेपी उनको छेड़ना भी नहीं चाहती है। तो आज अजीत पवार ने महाराष्ट्र तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अजीत पवार दिल्ली में बैलेंस करने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली में बैलेंस करने की ताकत जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और अभी इसीलिए बीजेपी कोई खेल जो है एकनाथ शिंदे के साथ करना नहीं चाहती। हालांकि बाद में वो करेगी, ये तय है, पक्का है जी, और तब करेगी जब एकनाथ शिंदे बिल्कुल कहा जाए निस्तेज हो चुके होंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी बेकार है, तो जनता के बीच शिंदे क्या जाकर मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए जो है वो शिंदे चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने ताकि शिंदे का रुतबा बरकरार रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं। बैलेंसिंग पावर उनकी ख़त्म हो चुकी है महाराष्ट्र में, तो शिंदे धीरे धीरे कमज़ोर होंगे और जैसे जैसे कमज़ोर होंगे उसके बाद बीजेपी उनके साथ कोई खेल करेगी। और यही शिवसेना का जो मुखपत्र सामना है उसका जो कहना है, उसका कहना यही है कि शिंदे जो थे वो गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह के सामने कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो, और अमित शाह ने उनकी बात नहीं मानी। ये जो शिवसेना का मुखपत्र है उसका कहना सामना शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें इस बात को का रहस्योद्घाटन किया गया है कि अमित शाह के सामने एकनाथ शिंदे बार बार आग्रह करते रहे, उनके सामने वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और 6 महीने के लिए भी नहीं बनाया गया। उसको देखेंगे क्या लिखा है सामना में, अगर वो उसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। सामना में साफ तौर पर ये कहा है, दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री बनने का कह रहे थे कि सीधे उसकी जो हेडिंग है वही है, शीर्षक है कि गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए थे शिंदे, 6 महीने का ही सीएम बना दो। अमित शाह ने बेरहमी से ठुकरा दी थी मांग, ये सामना ने अपना शीर्षक दिया है और लिखा है कि महज ये 10-11 दिन लग गया जो मुख्यमंत्री चुनने में। एकनाथ शिंदे बार बार इस कोशिश में लगे हुए थे कि ज़्यादा नहीं कम से कम उनको 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही बात है कि अगर एकनाथ शिंदे इतने दबाव के बावजूद और इतने सारे
जो ये आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए थे शिंदे, 6 महीने का ही सीएम बना दो। अमित शाह ने बेरहमी से ठुकरा दी थी मांग। तो अमित शाह ने बेरहमी से ये मांग तो ठुकरा दी थी, बावजूद इसके यानी इतनी ज़्यादा उपेक्षा के बाद भी अगर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं तो उससे ये साफ दिखता है कि एकनाथ शिंदे पर किस तरह का दबाव है और किन मजबूरियों में वो इस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी वो लगातार ये दबाव ज़रूर बना रहे हैं कि जो मनपसंद विभाग है यानी जो गृह मंत्रालय है उसको वो अपने पास रखना चाहते हैं। और देवेंद्र फडणवीस का एक इतना पसंदीदा विभाग है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये विभाग उनके पास था, और जब उनको जबरन डिप्टी सीएम बनाया गया एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तब भी उन्होंने इस विभाग को अपने ही पास रखा। तो अब मुख्यमंत्री के बाद अब जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय या कहें कि पेच फंसा हुआ है वो है गृह मंत्रालय को लेकर। अमलेंदु जी, गृह मंत्रालय को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है, और गृह मंत्रालय शिंदे क्यों चाहते हैं ये भी सब समझ सकते हैं जी। क्योंकि गृह मंत्रालय अगर शिंदे के पास होगा तो थोड़ी सुविधा जो है पुलिस वगैरह की वो शिंदे के पास रहेगी, और बहुत सी चीज़ें फिर उसके द्वारा मैनेज की जाती हैं। जिस तरीके से एक मसला आया था पिछली सरकार जब महागठबंधन की सरकार थी, और उसमें जो वहाँ के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख और वहाँ के जो डीजीपी थे उनके बीच जो संघर्ष हुआ था, उसको देखते हुए तो शिंदे चाहते हैं कि वो पुलिस जो है वो उनके पास रहे ताकि भारतीय जनता पार्टी की नकेल जो कस के रखी जा सके। तो विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्री का पद ये शिंदे चाहते हैं ताकि बीजेपी जो है उसके कान जो है वो शिंदे समय समय पर अमेटते रहें और बीजेपी कोई खेल जो है उनकी पार्टी के साथ ना कर पाए, जिस तरीके का खेल उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। इसलिए शिंदे जो गृह मंत्रालय चाहते हैं, और बीजेपी भी समझ रही है कि शिंदे गृह मंत्रालय क्यों चाहते हैं, इसलिए बीजेपी उनको गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय क्यों चाहते हैं और विधानसभा अध्यक्ष का पद क्यों चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरह से जब वो खंडित जनादेश होता है यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, हंग असेंबली होती है, तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर आशंकाएं दोनों ही उसके सहयोगी दलों में एनसीपी अजित पवार गुट है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, दोनों में ही आशंकाएं हैं कि उनकी पार्टियों में तोड़ फोड़ की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके इस बारे में उसके फैसले ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर दोनों ही पद देने को तैयार नहीं, और अगर एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है फिर भी वो इस सरकार में शामिल होते हैं, तो ये साफ इससे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे पर किस तरह का दबाव है। और ये दबाव उनके ऊपर और चीज़ों का तो है ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका जो एक डर कहा जाता है कि विपक्षी नेताओं को दिखाया जाता है या फिर अपने समर्थन देने को मजबूर करने के लिए जो नेताओं को दिया जाता है, उसका डर भी हो सकता है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पर टिप्पणी की है कि इतने दिनों के बाद जब ये सरकार बन भी रही है तो उस सरकार का भविष्य क्या होगा और सरकार में जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी। एक बार सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य। विभाग कमाऊ विभाग, लेकिन एक इन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया कि मलाईदार विभाग। तो मलाईदार विभाग के लिए झगड़ा चल रहा है, किसको मिल जाए, खास तौर पर गृह मंत्रालय को लेकर। हालांकि वित्त मंत्रालय को लेकर भी कयास लग रहे हैं। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय था जो अभी केयर टेकर सरकार है यानी पिछली सरकार जो थी, और वो चाह रहे हैं कि अभी भी उनको वित्त मंत्रालय मिले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को देने जा रही है। लेकिन इसके बारे में जो जिस तरह से अमलेंदु जी, अजित पवार बिल्कुल प्रसन्नता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जाने को तैयार हैं, और वो खुले मंच पर भी ये कह रहे हैं कि आपका भले नहीं पता, मैं तो डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूँ। इनको देखते हुए क्या लग रहा है कि इनको वित्त मंत्रालय कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर इनको भी उसी तरह से समझौते करने के लिए या फिर मजबूर किया जाएगा, या इनकी भी व्यवस्था ही है इस सरकार में शामिल होना? देखिए, एक तरीके से तो व्यवस्था ही है, लेकिन शिंदे के मुकाबले तरजीह अजित पवार को ज़्यादा मिलेगी जी, और इसलिए ज़्यादा मिलेगी कि शिंदे के ऊपर दबाव बनाना है कि तुम नहीं तो अजित पवार हमारे पास हैं, हमें अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ अपनी शिवसेना लेकर जहाँ जाना वहाँ जाओ। अब शिंदे से कह दिया जाएगा। शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे नहीं है कि
टिके रहें हाँ। और बिना सत्ता के शिंदे अपने को साबित कर सकें। उद्धव ठाकरे के पास एक लीगेसी है बाला साहब ठाकरे की, तो उस लीगेसी के दम पर उद्धव ठाकरे का अपना खुद का भी स्वभाव जो उसके दम पर उद्धव ठाकरे सर्वाइव करेंगे, लेकिन शिंदे बिना सत्ता के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो शिंदे के सामने मजबूरी ये है कि उन्हें सत्ता के साथ रहना भी है। सत्ता से बाहर जाती है शिंदे जो हैं वो सड़कों पे कहाँ दिखाई देंगे हर कोई समझ सकता है। तो शिंदे की मजबूरी है और बीजेपी भी शिंदे की इस मजबूरी को समझ रही है, तो इसलिए शिंदे की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई है। अजीत पवार खुश इसमें है कि उनको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं था, उप मुख्यमंत्री ही बनना था। तो अब शिंदे नाराज हो या ना नाराज हो, उनके पास रहेगा। तो इसलिए अब शिंदे को दबाया जाएगा और अजीत पवार को उठाया जाएगा। ये बीजेपी की रणनीति होगी और आने वाले दिनों में ये साफ तौर पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। तो अजीत पवार तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे वो डिप्टी सीएम बनने का ही रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक नाथ पांचवी बार वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और जैसा एक नाथ शिंदे ने कहा कि उनको तो अच्छा खासा अनुभव है डिप्टी सीएम बनने का, वो सुबह भी शपथ ले सकते हैं और रात में भी शपथ ले सकते हैं और शाम को भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि एक नाथ शिंदे इस तरह के नहीं है। पर कहा यह जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है या फिर वहां से जो दोनों ही पार्टियों के बीच से खबरें आ रही हैं कि एक नाथ शिंदे को जिस तरह से शिवसेना से तोड़कर लाया गया था और आकर वो यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने थे, अब वही चीज़ें, वही भय, वही डर उनको अपनी पार्टी के लिए भी दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये डर उनको दिखा भी रही है। तमाम तरह की बातें हैं और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तो कहा जा सकता है कि उनका पार्टी का निर्देश था, आदेश था और एक फेथफुल लीडर होने के नाते, समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने पार्टी की बात मानी। पर एक नाथ शिंदे के सामने तो ये साफ तौर पर है कि ये उनकी मजबूरी को ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है और उनको इस पूरे खेल से ही बाहर कर सकती है। तो दिलचस्प मुकाबला चल रहा है इस समय महायुति गठबंधन के तीनों पार्टियों के बीच में। एक नाथ शिंदे अभी भी इसमें एक जो कहते हैं कि उसको मुद्दे को गर्म बनाए हुए हैं, यानी आज शपथ ग्रहण समारोह भले ही है लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद, सरकार बनने के बाद सरकार कितनी स्मूथ तरीके से चलती है, कितने आसान तरीके से चलती है, वो इससे दिखाई पड़ रहा है कि अब तक एक नाथ शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी लगातार इस पर कयास ही चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार एक नाथ शिंदे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि एक मैसेज, अगर वो नहीं शपथ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैसेज उल्टा जाएगा और ये साफ दिखाई पड़ेगा कि एक नाथ शिंदे नाराज़ है और वो उनको बहुत ज़्यादा दबाव में रखकर सरकार में शामिल किया गया है। लेकिन अगर शामिल हो जाते हैं तो ये तो जाहिर है कि इसका मतलब वो स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखाई पड़ेगा कि एक नाथ शिंदे के ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा और एक नाथ शिंदे उस दबाव के आगे झुकने को मजबूर हो गए। बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पे अब दिखाई भी पड़ रहा है और वो वही रास्ता निकालना चाहते हैं शायद एक नाथ शिंदे की ये मालूम ना पड़े कि वो बीजेपी के दबाव के आगे झुक गए। वरना तो जो कल तक कह रहे थे कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो अब वो उप मुख्यमंत्री बनने को क्यों तैयार हो गए। यानी जो देवेंद्र फडणवीस का पिछली बार 12वीं के बाद इंटर कराया गया था, अब वो अब 12वीं के बाद इंटर एक नाथ शिंदे का करा दिया। तो बीजेपी के ये खेल गजब है, बड़े निराले हैं कि 12वीं के बाद इंटर करवा देती है। इसी तरीके से पहले देवेंद्र फडणवीस का करवाया, अब एक नाथ शिंदे का करवा दिया। तो एक नाथ शिंदे जो है इस कहा जाए वो गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका 12वीं के बाद इंटर हो रहा है। और एक नाथ शिंदे तो अब ये भी सोच रहे होंगे कि शिवसेना से फिर वो आए किस लिए। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने गद्दारी की, जो शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी और अब जिस वजह से वो आए थे उस पद से भी अब उनको खारिज कर दिया जा रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। पूर्ण बहुमत के बावजूद महायुति गठबंधन का सरकार बनाने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगा देना और उसके बाद सरकार कितने आसान तरीके से चलने वाली है ये भी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। और विपक्ष के नेता उसका ये आशंका जता भी रहे हैं कि ये सरकार आसान नहीं है, इसका रास्ता जो है बहुत आसान नहीं है। और इधर भी जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर संसद में सरकार घिरी हुई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार उससे लगातार भाग रही है। आज संसद में प्रश्नकाल जरूर हुआ, लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं वो नारेबाजी करते रहे और संसद
संसद परिसर के बाहर उन्होंने किस तरह से वहाँ नारेबाजी की और एक व्यवस्थित तरीके से टी शर्ट पहन कर आए थे ना, उस पर तमाम स्लोगन्स लिखे हुए थे उनकी टी शर्ट्स पर, और नरेंद्र मोदी हाजिर हों इस तरह के नारे लगा रहे थे। उसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता हैं। एक बार देखते हैं कि किस तरह से संसद परिसर में ये नारेबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही है और कहा जा रहा है कि अडानी के मुद्दे पर और संभल के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बयान दें। जांच होगी नहीं होगी, जिस तरह से अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। सुनते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी भी मोदी अडानी एक है, राहुल गांधी का कहना है, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर क्षमा कर चाहते हैं कि किस तरह से वो मोदी क्यों नहीं अडानी की जांच करा सकते हैं। इसलिए नहीं करा सकते हैं कि दोनों एक हैं। अगर वो अडानी की जांच कराते हैं तो उन्हें अपनी जांच करानी पड़ेगी, और अपनी जांच वो कैसे करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी का कहना यही है कि मोदी और अडानी एक हैं, और ये पहले भी बात होती रही है। राहुल गांधी पहले भी इस बात को कहते रहे, पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को पहले भी कहता रहा है कि मोदी और अडानी एक है। अगर अडानी की जांच होगी तो वो जांच मोदी की होगी, और आज राहुल गांधी यही कहते हुए सुने गए कि अब मोदी अडानी एक हैं। अगर अडानी की जांच होगी तो ये अडानी की नहीं बल्कि मोदी की जांच होगी, तो क्या मोदी अपनी जांच खुद कराएंगे? और राहुल गांधी ये सवाल पूछने वाले पत्रकार से ही पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी कभी जांच करवाएंगे? और ये जो मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है। हाँ। तो ये आप टी शर्ट देख रहे हैं प्रियंका गांधी ने पहन रखी। आज विपक्ष के तमाम नेताओं ने, सभी नेताओं ने ये टी शर्ट पहनकर मानव श्रृंखला बनाई, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। और ये स्थिति पिछले 2 हफ्ते से करीब चल रही है, जब से शीत सत्र की शुरुआत हुई है। पिछला हफ्ता तो पूरा का पूरा जो है वो सदन में कोई कामकाज ही नहीं हुआ, लेकिन इस हफ्ते पिछले 2 दिन से काम जरूर हो रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन विपक्ष संसद परिसर में इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि उस पर सरकार चर्चा नहीं करा रही है। प्रधानमंत्री को सदन में इस पर जवाब देने के लिए बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा को तैयार नहीं है। और यही जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा पर के लिए इसलिए तैयार नहीं है, जेपीसी इसलिए नहीं बैठाई जा रही है, जांच इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि अडानी और मोदी एक है। हाँ बिल्कुल, यही कहा जा रहा है, और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा ही, और विपक्ष का भी कहना यही है। वो जेपीसी की इस पर मांग कर रहे हैं, लगातार इस पर जेपीसी की मांग की जा रही है कि अडानी के मसले पर जेपीसी बनाई जाए। हालांकि जो माधवी बुच के मामले पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी माधवी बुच के सामने उपस्थित नहीं हुई, लेकिन अडानी पर जेपीसी की मांग जो है वो कांग्रेस और विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार इस पर जेपीसी बनाएगी। जो फिर वही बात आएगी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेपीसी अगर बन जाएगी तो क्या मोदी अपनी जांच करवाएंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। तो इसलिए जेपीसी की जांच जो है वो मानी नहीं जाएगी, और सरकार का रवैया साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो मानने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो सदन से अनुपस्थित हैं, और इसलिए जो है वो विपक्ष नारे लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी हाजिर हो। ये नारे लग रहे हैं और सदन में आकर के चर्चा कराया जाने पर इसकी मांग कर रहा है। जी, इसकी जांच की मांग कर रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है, और जांच को भी तैयार नहीं है। इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा संसद में गतिरोध का कारण बना हुआ है और संसद से लेकर सड़क तक उस पर हंगामा मचा हुआ है, वो है संभल में जिस तरह से वहाँ पर पिछले दिनों हिंसा हुई और जिस तरह से वहाँ प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वो किस तरह वहाँ लोगों को कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। जहाँ पर संभल में जिस जगह पर हिंसा हुई वहाँ ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। इन सारी चीज़ों की क्या वस्तु स्थिति है उसको जानने के लिए विपक्ष के नेता वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ जाने से रोक दिया जा रहा है। कल जिस तरह से राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, यानी दिल्ली और यूपी की सीमा पर, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में, विपक्ष में ज़बरदस्त नाराज़गी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी को वहां जाने से रोका गया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कि राहुल गांधी को क्यों रोका गया या विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही सांसद हैं, लोकसभा में चुनकर वो आए हैं, तो उनको संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस के नेता मणिक्कम टैगोर ने इस बारे में संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस भी दे रखा है, लेकिन संभल को लेकर भी सरकार कोई चर्चा नहीं करा रही है। मणिक्कम टैगोर को सुनते हैं क्या कह रहे हैं और किस तरह से नाराजगी है विपक्षी नेताओं में जिस तरह से उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है।
तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, इन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि क्यों रोका जा रहा है संभल जाने से राजनीतिक दलों के नेताओं को। और अडानी मुद्दे पर, संभल मुद्दे पर जिस तरह से पार्लियामेंट में लगातार गतिरोध बना है, विपक्ष मांग कर रहा है उस पर चर्चा कराने की, और अब विपक्ष इस पर भी तैयार हो गया है कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है कि इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार बहुत कुछ बचाने की, छिपाने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि इस पर वो चर्चा कराने को तैयार नहीं है। अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से साफ तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है, उसकी वजह से विपक्ष का आरोप है कि वो नहीं चाहती है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, तमाम बातें निकल कर बाहर आए, क्योंकि उंगली उठेगी तो उंगली सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उठेगी। राहुल गांधी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। लगातार इससे पहले भी उन्होंने कहा और आज उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही जांच कैसे करा सकते हैं। सुनते हैं एक बार राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने। आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन, इसलिए नहीं होगा मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक। तो देखिए राहुल गांधी, तो मोदी और अडानी एक हैं और अपनी ही जांच वो कैसे करा सकते हैं। अडानी मामले पर लगातार यही नहीं कि मौजूदा जो संसद है, बल्कि पिछला कार्यकाल जो था उसमें भी लगातार अडानी को लेकर सवाल उठते रहे, चर्चा की मांग होती रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मांग होती रही, कई दिनों तक संसद ठप रही, लेकिन सरकार चर्चा से भागती ही रही। अब एक बार फिर जबकि अमेरिका में अडानी की कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, आरोप तय किए गए हैं, और यहाँ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अडानी के खिलाफ यहाँ की जांच एजेंसियों को कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं। उस पर संसद में चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करा रही है, संसद बाधित हो रही है, विपक्ष संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा है, लेकिन बावजूद इन सब के सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। और यही कारण है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर आए और सदन में इस पर स्पष्टीकरण दें कि आखिर अडानी के मुद्दे पर, अडानी की कंपनियों पर जो आरोप दुनिया के दूसरे देशों में लग रहे हैं, उस पर हमारे देशों की एजेंसियों में इतनी खामोशी क्यों है। हाँ, बिल्कुल एजेंसियों में खामोशी है, और अडानी के मसले पर और एजेंसियां भी किस तरीके से काम करती हैं इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। और नारे लगे कि हर तरफ अडानी ही अडानी है, रेल में अडानी, तेल में अडानी, सड़क पे अडानी, सब्जी में अडानी, सब जगह अडानी अडानी है। तो इस अडानी की जांच कराओ, नरेंद्र मोदी सदन में आओ। ये नारे लग रहे थे कि नरेंद्र मोदी सदन में आओ, अडानी की जाँच कराओ। तो नरेंद्र मोदी सदन में ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो सदन में आकर तो सुनना पड़ेगा, सदन के अंदर फिर नारे लगेंगे नरेंद्र मोदी की अडानी की जांच कराओ। और राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी अडानी की जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि अडानी की जांच कराएंगे तो वो अपनी जांच करानी पड़ेगी उनको, उनकी खुद की जांच होगी। तो वो राहुल गांधी खुद ही पूछे कि आप अपनी जांच करा सकते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी जांच कराएंगे खुद, तो इसलिए नरेंद्र मोदी अडानी की जांच नहीं कराएंगे। ये नारे भी आज वहाँ लगते हुए दिखाई दिए। तो अपनी जांच को, तो संभल के मुद्दे पर और अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से गतिरोध लगातार संसद में बना हुआ है, उसे देखते हुए ये साफ जाहिर है जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ छिपा रही है, वो आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं कि वहाँ इस मुद्दे इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मणिपुर को लेकर अब तक चर्चा से भागती रही है सरकार, वहाँ भी तमाम आरोप लग रहे हैं। इस शीत सत्र में भी कई नोटिस दिए गए स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिए उस पर, लेकिन सरकार उस पर भी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष अपना नारेबाजी कर रहा है। एक बार संसद परिसर के बाहर जो हम लोगों ने जो दृश्य देखे, किस तरह से अडानी के खिलाफ, अडानी मोदी एक हैं, वो स्लोगन लिखे हुए टी शर्ट पहने हुए नेताओं ने आज किस तरह से वहाँ नारेबाजी की। और ये पिछले शीत सत्र में, पिछले हफ्ते से ही, जब से शीत सत्र की शुरुआत हुई है, तब से लगातार ये क्रम जारी है। संसद के सदन के भीतर भी अभी तक ये स्थितियाँ देखने को मिल रही थी। पिछला हफ्ता पूरा बाधित हुआ, संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ। इस हफ्ते भी प्रश्नकाल जरूर पिछले 2 दिन से चल रहा है, लेकिन जो विपक्षी सदस्य हैं वो अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। एक बार देखते हैं जो संसद परिसर के बाहर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष के सांसद।
उनकी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो निरस्त कर दिए जा रहे हैं और इससे पूरे देश के जो उद्योगपति हैं या फिर देश के तमाम लोग जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं उससे एक खराब छवि भारत की प्रस्तुत हो रही है। विपक्ष के आरोप हैं, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद किसी भी तरह की जांच को तैयार नहीं है और चर्चा तक को तैयार नहीं है सरकार। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है और इसके लिए वो संसद में लगातार नारेबाजी कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि आखिर किसी भी तरह से तो सरकार मान जाए। लेकिन और आज तो समीर जी एक नया तरीका अपनाया इंडिया गठबंधन ने कि पूरे संसद परिसर का उन्होंने परिक्रमा करी ये नारे लगाते हुए। अब तक होता यह था कि एक गांधी जी प्रतिमा के पास चले गए या कहीं खड़े हो गए, वहां जाकर नारेबाजी की या संसद के द्वार पर खड़े होकर की। आज उन्होंने पूरे परिसर में जो है वो परिक्रमा करी, उस पूरे परिसर में घूमे हैं और ये नारे लगाते हुए घूमे। यानी अब मोदी जी को जो है वो क्या परिसर से ही अब बाहर लौटा दिया जाएगा कि जाइए, अंदर आएंगे तो यहाँ भी आपको सुनना पड़ेगा। मोदी जी तो बेचारे संसद में पहुंच ही नहीं रहे, इसलिए कि वहाँ उनको सुनना पड़ेगा, जांच करवाने की मांग फिर उठेगी। तो ये आज नया तरीका जो अपनाया है, इसका मतलब अडानी को लेकर गतिरोध और बढ़ेगा और विपक्ष जो है खासतौर से इंडिया गठबंधन जो है अडानी के मसले पर वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये विपक्ष लगातार हमलावर है ही और संसद में रोज जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, मांग की जा रही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जवाब दे। जो आरोप लग रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में उनकी कंपनियों के खिलाफ और उन पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आरोप तय किए जा रहे हैं, उनकी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट तमाम तरह के संगीन आरोप लगाते हुए रद्द किए जा रहे हैं, इन पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार इन सारे मुद्दों पर तैयार नहीं हो रही है। दूसरी ओर संभल को ये मुद्दे पर भी नाराजगी है ज़बरदस्त विपक्ष में। विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से जिस तरह से रोका जा रहा है, पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोका गया और कल कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता संभल जाने को तैयार थे, लेकिन उनको वहां रोक दिया गया। क्यों रोका जा रहा है? वहां जाने पर किस तरह से विपक्ष के जिम्मेदार नेताओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जाने से वहां किस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने की आशंका है, यही सवाल पूछा जा रहा है। सरकार जवाब नहीं दे रही है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए, इस पर जवाब के लिए स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया जा रहा है। मणिक्कम टैगोर ने इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, दूसरे सांसदों ने भी नोटिस दिया है, लेकिन सरकार और आरोप लगाया है कि संभल में भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो छिपाई जा रही हैं और सरकार नहीं चाहती है कि इस पर चर्चा हो, इसकी रिपोर्टिंग हो और सही चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। हाँ बिल्कुल। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जो अडानी पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ये उन्होंने राहुल गांधी ने सवाल किया और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से ब्लैकआउट उसको किया जाता है। खैर वो ब्लैकआउट किया जाएगा चूँकि बहुत सारा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों का है, जिन पूंजीपतियों के खिलाफ राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन आवाज़ उठा रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ये है तो ये राहुल गांधी का ये ट्वीट है और उन्होंने वो संसद भवन में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उसका एक वीडियो क्लिप उन्होंने ट्वीट की और लिखा है कि मोदी अडानी एक है और इस सच्चाई को मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का यही कहना है कि मीडिया सच्चाई को आपको कभी नहीं दिखाएगा और मीडिया कभी दिखाता भी नहीं है। जी तो ये मीडिया के ऊपर भी सवाल है। बहरहाल मीडिया को अब सवालों से परे रखना चाहिए, क्योंकि अब मीडिया की वो विश्वसनीयता बची भी नहीं है कि उस पर कोई चर्चा की जाए और जनता खुद ही उसको भरोसा नहीं करती। तो मीडिया दिखाए या ना दिखाए, सवाल ये कि उस मीडिया को लोग देखते कितना है। जी तो इसलिए वो मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन जो और सारी चीज़ें हैं और जो माध्यम है उनके माध्यम से बातें पहुंचती हैं, जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी और अडानी एक हैं और नरेंद्र मोदी अडानी की जांच नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे तो फिर वो उनका खुद का जांच कराना होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी जाँच नहीं कराता। उन्होंने उस पत्रकार से भी कहा कि आप अपनी जाँच करवाएंगे। जी बिल्कुल, और यही बात है, यही जो आरोप है विपक्ष के कि चूँकि इन सारे मामलों में, अडानी से जुड़े मामलों में, और चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो जिसमें सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच का सीधे तौर पर अभियुक्त दिखाई पड़ रही थी, इन सारे मामलों का संबंध सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और इन सारे मुद्दों पर किसी तरह की न तो जांच हो रही है और न ही इन पर किसी तरह की चर्चा की मांग को स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जांच एजेंसियां उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही हैं, आरोप तय कर रही हैं। इन सब के बावजूद भारत की जांच एजेंसियां कोई भी कदम नहीं उठा
उठा रही हैं उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो विपक्ष के नेता ये जानने के लिए संसद में कोशिश कर रहे हैं कि उनको उस पर चर्चा हो, ये बातें सामने आए, सरकार भी उस पर जवाब दे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है और इसी वजह से लगातार संसद में, संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तो प्रदर्शन इनमें विपक्ष के नेताओं ने पिछले जो संसद का शीत सत्र शुरू हुआ है पिछले हफ्ते से, पिछला हफ्ता पूरी तरह से उसमें कोई कामकाज नहीं हुआ। इस हफ्ते यानी सोमवार से अब तक पिछले 2 दिन से वहां पर प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन इस पर संसद परिसर के भीतर जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है चर्चा से भागने का सरकार पर, और संसद न चलने देने के लिए भी सरकार पर यह आरोप लगा रहा है, उसको देखते हुए मामला गंभीर है। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है कि चर्चा होकर रहेगी। अब इस पर सरकार तैयार होती है नहीं होती है ये देखने की बात होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे किस तरह से सरकार में शामिल होते हैं नहीं होते हैं, इन सारे मुद्दों पर जो भी खबरें होंगी आपको डीबी लाइव में उन सारे की अद्यतन जानकारी होगी। जी कुछ और ख़ास खबर है अमलेंदु जी, उसकी चर्चा करना चाहते हैं। दीपक केसरकर है जो शिवसेना के नेता हैं, शिंदे गुट के और एकनाथ शिंदे के बड़े बहुत नज़दीकी हैं, उनकी अभी तुरंत बाइट आएगी तो हम पढ़ के सुना देते हैं। बाइट आएगी तो हम उसको सुनवा भी देंगे। समीर जी आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं ये जी बिल्कुल, ये दीपक केसरकर ने कहा है कि शिवसेना के सभी विधायकों ने कल शाम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने और उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वो इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और एकनाथ शिंदे हमेशा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनते हैं। अगर वहाँ से कोई संदेश आता है तो ये बहुत अच्छा होगा और वह हमेशा उनके फैसले पर विचार करेंगे। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह 2022 में जो आग्रह था उसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। हमारी पार्टियां अलग हैं लेकिन सिद्धांत और विचारधारा एक ही है। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। अब ये साफ तौर पर उन आशंकाओं को बल दे रहा है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे घबरा रहे हैं और जो बात संजय राउत कह रहे हैं बिल्कुल अब ये पुष्ट हो गया। दीपक केसरकर ने एक तरीके से कहा जाए संजय राउत की बात पर भी मोहर लगा दी, हम लोग जो बात कह रहे हैं उस पर भी मोहर लगा दी कि एकनाथ शिंदे के मन में जो है चिंताएं हैं अपनी पार्टी को लेकर, किस तरीके से पार्टी बचेगी, मंत्रालयों को लेकर उनकी चिंताएं हैं। बीजेपी ना तो मंत्रालय देना चाहती हो ना उनकी बातें मानना चाहती है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और केसरकर का कहना साफ साफ है कि विधायकों ने कल एकनाथ शिंदे से बात की कि वो सरकार का हिस्सा बन जाए, यानी जो कल एकनाथ शिंदे ने कहा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो शाम तक समय दीजिए, शाम तक मालूम पड़ जाएगा, इसका मतलब वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि एकनाथ शिंदे आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये एक संशय के बादल जो है ये छाए हुए हैं। शाम के शपथ ग्रहण पर जो है वो ग्रहण लग गया है। अभी से एकनाथ शिंदे ने उस पर ग्रहण लगा दिया कि एकनाथ शिंदे कम से कम अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक शाम को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं। ये दीपक केसरकर के बयान से स्पष्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, तो अभी तमाम आशंकाओं के बादल छाए ही थे। 12 दिन के बाद जब तय हुआ कि अब जाकर वहाँ सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के बावजूद, लेकिन आशंकाओं के बादल अभी भी नहीं छटे हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर संशय बना हुआ है, क्या चीज़ होता है, एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं कि नहीं, शाम को पता लग जाएगा और उसकी जानकारी आपको डीबी लाइव पर ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए, बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए, तमाम खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स और विश्लेषण के